मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को आगामी धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार पारदर्शी और सुव्यवस्थित खरीदी प्रक्रिया में गंभीर है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह भी बताया कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए वे रैली में भाग लेंगे और पार्टी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएंगे। धान खरीदी का काम एक बहुत बड़ा काम है। 25 लाख किसानों से धान खरीदना लगभग 2500 से अधिक केंद्रों पर ये बड़ा टास्क होता है और ऐसे में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, धान खरीदी में किसी तरह की अनियमितता ना हो और कोई गड़बड़ी ना हो। इस नाते न केवल खाद्य विभाग पूरी गंभीरता से काम करे, ऐसा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कलेक्टरों से भी कहा है धान खरीदी की व्यवस्था सुदृढ़ करें, मजबूत करें और बहुत सहजता और सरलता से किसानों के धान खरीदी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। निश्चित रूप से समय पूर्व तैयारी करके किसानों का धान खरीदने की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज गया है और जिस प्रकार से बिहार का आज वातावरण है, बिहार की जनता तैयार है फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए और बिहार के लोग बिहार का विकास चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार चाहते हैं और इसलिए निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। राज्य में मुख्यमंत्री जी को और मुझे भी नामांकन रैली में शामिल होने के लिए केंद्रीय कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है और मुझे 16 या 17 तारीख को नामांकन रैली के लिए जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, अन्य राज्य के नेता मंत्री जिन्हें बुलाया जाएगा केंद्रीय कार्यालय से वो निश्चित रूप से जाएंगे और बिहार के चुनाव में बिहार के कार्यकर्ताओं को उनके उत्साह वर्धन करेंगे, उनको मदद करेंगे। भिलाई से बड़ी खबर है। नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल को अखिल भारतीय महापौर परिषद का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। यह निर्णय परिषद की हाल ही में हुई बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। नीरज पाल की इस उपलब्धि से भिलाई समेत पूरे छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है। मीडिया से बातचीत में महापौर नीरज पाल ने कहा कि यह पद उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है और वे देश भर के महापौरों के बीच तालमेल बढ़ाने और शहरी विकास के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब काम करते हैं तो जिम्मेदारियां मिलती हैं और जिम्मेदारियों को निभाने में और ज्यादा उत्साह भी रहता है और ये एक जीवन की एक वो भी है कि हमको जिम्मेदारी बढ़कर लेनी चाहिए। और मैं अपने सभी वरिष्ठ जिनके कारण मुझे ये अवसर मिला, देश में तो लगभग 350 मेयर्स में अगर भिलाई के मेयर पद को उस जगह पर रेखांकित किया जाता है तो मैं ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस जगह के लिए मुझ जैसे को नामांकित किया गया, जिससे प्रदेश में छत्तीसगढ़ का भी नाम पूरे देश में एक वो होगा। क्योंकि जब पूरे अलग अलग स्टेट से, पूरे देश से, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो या अटक से कटक हो, इस बीच में जितने भी महापौर है उसमें अगर उन 4 उपाध्यक्ष, 4 सचिव और 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री के इन 8 लोगों 10 लोगों के एक समिति में अगर भिलाई को भी अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से देश के उस पटल पर मैं अपने शहर की बात, अपने प्रदेश की बात रख पाऊंगा। जो मूलभूत जरूरतें जो नगर निगम में होती हैं उन मूलभूत जरूरतों को वहाँ पे रखकर हम, क्योंकि ये जो इसका जो निर्माण हुआ था ये 1968 से ये इसका वो चल रहा है, जो ऑल इंडिया मेयर इन काउंसिल है, इसका गठन 1968 में हुआ था और इसके पीछे ये था कि जो देश में जो योजनाएं बनती है शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी विकास मंत्रालय जो है उसके मार्गदर्शन में ये काम करता है और योजनाओं, जो आम आदमी जुड़ी योजनाओं को वहां तक पहुंचाते हैं।
तो निश्चित रूप से एक बड़ा जगह मिली है और मुझे और खुशी होगी, मैं अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए वहाँ पे कुछ कर पाऊंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर एक विशिष्ट पद, गरिमामय पद, गरिमामय संस्था के साथ आज आप खड़े हुए हैं। क्या समझते हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, कितना चुनौतीपूर्ण होगा इसे पूरा करना? देखिए, मैं इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ कि किस पार्टी की सरकार है। मैं ये जानता हूँ कि जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी दल का हो, उसको अपने क्षेत्र के लिए, चाहे वो छोटा से छोटा पद हो या बड़े से बड़ा, चाहे वो सांसद हो या एक पार्षद का पद हो, अपना अपना क्षेत्र सबका है। चुनाव के समय वो दलगत किसी भी दल से जुड़ के काम। बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के पदस्थ बाबू मनोज टांडेकर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार टांडेकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि जारी करने के नाम पर एक युवक से 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। युवक की शिकायत पर एसीबी ने गुप्त जांच की और ट्रैप की योजना बनाई। तयशुदा प्लान के तहत जब बाबू ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, तभी टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया और रकम जब्त कर ली। फिलहाल आरोपी से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है कि वह कब से और किन किन लोगों से इस तरह रिश्वत वसूलता रहा है। इस कार्रवाई में विभाग में हड़कंप मच गया। आम जनता का कहना है कि ऐसे कदमों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकेगा। शायद मनोज तोड़ेकर का बाबू है और मामला तो अभी मुझे भी पता नहीं है अभी किस मामले में है, लेकिन एक रिश्वतखोरी का मामला हाँ जी सामने आया है। तो इसको आप विभागीय स्तर पर किस तरह से समीक्षा करेंगे, इसकी जांच करेंगे? अभी विभागीय स्तर पे तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पुलिस केस है, अब आगे का जो है वो कार्यवाही कोर्ट के ऊपर है। ये तो जो हो गया, ये आपके विभाग में जो घूसखोरी पर रोक लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सवाल ये? नहीं, हमने तो पहले ही वो इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी से कोई लेन देन नहीं करेगा। अब इंटरनल यदि कोई चोरी छुपे कोई काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की या अधिकारी की नहीं होती है। तो मॉनिटर करेंगे क्या सर ये नेक्स्ट में? नहीं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अभी मॉनिटरिंग होगी। ये कौन है, क्या है, कैसा है, ऐसा क्यों हो रहा है और किस कारण ऐसा किया, मॉनिटरिंग होगी, बिल्कुल होगी। बिलासपुर जिले में राशन वितरण में लगातार हो रही गड़बड़ी पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खाद्य विभाग द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में कई शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में चावल, शक्कर, नमक और चने जैसी जरूरी खाद्य सामग्रियों की भारी कमी पाई गई। जिले की कुल 686 दुकानों की जांच में कोटा, मसूरी, बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक की कई दुकानों में स्टॉक रिकॉर्ड से कम मिला। विभाग ने सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर शॉर्टेज की भरपाई का मौका दिया, लेकिन 66 दुकानों ने न तो जवाब दिया और न ही कमी पूरी की। इसके बाद विभाग ने इन दुकानों के कमीशन भुगतान पर रोक लगा दी है। जिला खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने कहा कि जिन दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है उन्हें पहले स्टॉक का हिसाब दुरुस्त करना होगा, तभी उनका कमीशन जारी किया जाएगा। यह कार्रवाई जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से भौतिक सत्यापन की कार्रवाई की जाती है, जो मार्च के बाद में अप्रैल में शुरू होती है। तो इस वर्ष के भौतिक सत्यापन में जो सभी खाद्य निरीक्षकों और अन्य विभागों के सहयोग से किया गया था, तो उसमें 66 उचित मूल्य दुकानों में कमी की रिपोर्ट्स के आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद में यह आरआरसी जारी होता है, जो तहसीलदार और एसडीएम्स उनके कोर्ट में होता है। तो इसलिए हम जो भी उनके देयक रहते हैं वो उनसे वसूली की जाती है। इस आधार पर उनके कमीशन से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितनी वसूली? वो अभी चूँकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है और तहसील कोर्ट में लंबित है, तो उसके बाद में ही आरआरसी का एग्जैक्ट डाटा आपको मिलता है। रायगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के शुभारंभ अवसर पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्थानीय रामलीला मैदान में निकले इस संचलन में 1500 से अधिक स्वयंसेवकों ने अनुशासित पंक्तियों में भाग लिया। 3 हिस्सों में निकले स्वयंसेवकों का संगम सुभाष चौक पर हुआ, जहां शहरवासियों और विभिन्न संस्थानों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संघ अपने शताब्दी वर्ष में समाज में एकता, समन्वय और राष्ट्र प्रेम की भावना को सशक्त करने हेतु 7 प्रमुख कार्यों विजयदशमी उत्सव, गृह संपर्क, हिंदू सम्मेलन, सद्भाव बैठक, जन गोष्ठी, युवा कार्यक्रम और शाखा विस्तार के माध्यम से देश भर में जन जागरण कर रहा है। कार्यक्रम में पंडवानी गायिका उषा देवी वाले मुख्य अतिथि रही, जिन्होंने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। इस अवसर पर शिवराम समढ़िया ने भी अपने विचार रखे। आज शताब्दी वर्ष के निमित्त में रायगढ़ नगर में शताब्दी शंखनाद कार्यक्रम के तहत एक भव्य ऐतिहासिक पथ संचलन का आयोजन किया गया है। इस पथ संचलन में गणवेशधारी स्वयंसेवक 1500 से अधिक की संख्या में उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका
उषा बारले देवी जी का हमें आशीर्वचन प्राप्त हुआ। आशीर्वचन के उपरांत हमारे मुख्य वक्ता श्री शिवराम जी समदड़िया क्षेत्र मध्य क्षेत्र जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मध्य क्षेत्र है उसके प्रचारक प्रमुख हैं, उनका हम सभी को उद्बोधन प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में पथ संचलन 3 भागों में निकला, जो शहर के मुख्य चौक चौराहों से मार्गों से होते हुए सुभाष चौक में तीनों भागों का संगम हुआ। इस भव्य ऐतिहासिक पथ संचलन का स्वागत नगर के विभिन्न समाज प्रमुखों के द्वारा एवं समाजों के द्वारा अलग अलग चौक चौराहों में स्वागत द्वार, पुष्प वर्षा इत्यादि के माध्यम से किया गया। दुर्ग पुलिस ने 1.5 साल पुराने गनियारी दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि 6 मार्च 2024 को पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी गांव में दादी और पोती की हत्या करने वाला आरोपी गांव का ही चुरेंद्र निषाद उर्फ लल्ला था। जांच में पता चला कि आरोपी का मृतिका पोती के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन उसकी सगाई कहीं और तय होने पर मृतिका उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इसी कारण आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। आरोपी ने प्रेमिका को कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला और शोर सुनकर दादी की भी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर धारदार हथियार और स्कॉर्पियो जब्त की है, जबकि एक आरोपी फरार है। इस केस में 62 लोगों का नार्को टेस्ट रायपुर और अहमदाबाद में कराया गया था। पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में, तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है धर्मेंद्र और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। तो घटना में यूज़ हुए हथियार और जो स्कॉर्पियो गाड़ी उसको जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी है उनको भी न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, जो फरार आरोपी उसकी किस तरह की भूमिका थी? इसमें जो मेन आरोपी है उसने उसके जो 2 साथी थे वो स्कॉर्पियो में उसके साथ आए थे और उन्होंने बाहर उसको रुककर पहरेदारी की थी और पूरा उसको घटना में कॉन्स्पिरेसी में साथ दिया। सर, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोग ने घटना को अंजाम दिया जिसको सॉल्व करने के लिए 18 महीने पुलिस को लगे? जो आरोपी हैं इन्होंने जो मृतिका बालिका है उसको आरोपी पहले से जानता था, तो रात को उसके घर में गया और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए उसको बोला कि मेरे साथ चलो। तो जब उसने मना किया तो उसने उसको वहीं मारा और जो उसकी दादी थी जब वो उठ गई तो उसने उसको भी साक्ष्य ना बता दे वो किसी को, तो इसलिए उसको भी खत्म कर दिया। तो घटना में आरोपी पहले से संदेह ही था हमारा, तो और कुछ और भी लोगों के संदेह था, तो उन सबके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए गए FSL गांधीनगर से और FSL रायपुर से। तो संपूर्ण विवेचना के बाद जब ये क्लियर हुआ है कि यही आरोपियों ने घटना को घटित किया है, तो उस तक प्रशासन की गिरफ्तारी। मूल कारण क्या सामने आया है इसमें? मूल कारण इसमें संबंधों से रिलेटेड है आरोपी का और सर ये पूरे मामले आप खुलासा आखिर कैसे हो नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारे लिए निकले। उन पे जो हमें क्लू मिला आरोपियों के रोल को लेकर, तब उनसे फिर पूछताछ की गई और फिर उन्होंने जब उनको ब्रेन मैपिंग और उसमें जो तथ्य आए सामने, उसके आधार पर जब उनको कन्फ्रंट किया गया उनके साथियों के जो गाड़ी थी उसकी लोकेशन और सब चीज़ों से, तब ये क्लियर हुआ कि नहीं किया। फिर उन्होंने कन्फेशन किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। दुर्ग जिले में दीपावली से पहले बाजारों में स्वदेशी पटाखों की जोरदार मांग देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर स्वदेशी अभियान का असर अब बाजारों में स्पष्ट दिख रहा है। ग्राम कुथरेल के फटाखा व्यवसायी अंकित जैन ने बताया कि इस बार लोग चाइनीज फटाखों की बजाय स्वदेशी फटाखों को प्राथमिकता दे रहे हैं। खास बात यह है कि फटाखों की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और बच्चों के फटाखों की मांग सबसे अधिक है। राज्य सरकार ने भी नागरिकों से त्योहारों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। पहले तो सबको नमस्कार, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। वैरायटी तो इतनी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, हर चीज़ में 100 वैरायटी है और इस बार किसी भी चीज़ का दाम बढ़ा नहीं है, सब पुराना दाम है। 1% भी 100 का 110 भी नहीं हुआ, 10 का 20 भी नहीं हुआ। देसी विदेशी पटाखों का कोई रेंज आया है क्या? सिर्फ इंडियन, चाइना कोई काम नहीं। और मांग किस तरह की ज्यादा है? बच्चों वाले पटाखे की ज्यादा रहती है। किस तरह के पटाखे? अनार है, चक्री है, फुलझड़ी है, शॉर्ट्स है, सब सामान है। इस बार GST भी कम हुआ है, तो क्या लगता है व्यापार कैसा रहेगा? अब पानी को देख के तो व्यापार का पता नहीं अभी, तो आगे पता चलेगा। और GST इसमें जितना था उतना ही, उसमें ना घटा है ना बढ़ा है। भिलाई में नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप 2025 का समापन पारंपरिक युद्ध कला के शानदार प्रदर्शन के साथ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पंजाब के गतकाबाजों ने
ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता, जबकि छत्तीसगढ़ ने उप विजेता बनकर सभी का दिल जीत लिया। बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि गतका भारतीय संस्कृति की गौरवशाली विरासत है और राज्य के स्कूलों व कॉलेजों में इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। छत्तीसगढ़ ओवरऑल फर्स्ट आया है और यहाँ करीबन 30 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और हाँ, और यहाँ अनाउंसमेंट हुआ है कि छत्तीसगढ़ से एशिया कप के लिए भी यहाँ से ले जाया जाएगा बच्चे लोगों को। कितना चैलेंजिंग था इस बार कंपटीशन में? बहुत टफ था। यहाँ सभी स्टेट से आए थे, सभी टक्कर दे रहे थे, लेकिन सभी स्टेट से आए थे वो, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ ने भी उन्हें बराबरी का टक्कर देके फर्स्ट पोजीशन में आए। 13वें नेशनल गतका चैंपियनशिप का समापन समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दुर्ग के विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, और मनीष पांडे जी हमारे बड़े भाई वो भी आए थे। तो इसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बच्चों की कड़ी मेहनत का परिणाम ये आया कि छत्तीसगढ़ के बच्चों ने 35 गोल्ड मेडल लिए। 35 गोल्ड छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के बच्चे आए थे, कवर्धा के, बलौदा बाजार के, भाटापारा के, नवागढ़ के, हर जगह के बच्चों ने आके इसमें भाग लिया। नांदगांव के बच्चे हैं, दुर्ग के बच्चे हैं, भिलाई के बच्चे हैं कई। तो बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और पंजाब की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जो बॉयज़ में पंजाब की टीम फर्स्ट आई और गर्ल्स में छत्तीसगढ़ की टीम फर्स्ट आई। जो छत्तीसगढ़ की गर्ल्स हैं, हमारी बेटियां हैं, वो इतना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है कि छत्तीसगढ़ की टीम हमारी फर्स्ट आई। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और इनके लिए हमने अभी आगे एशिया कप रखा है। अगले साल मार्च में एशिया कप होने जा रहे हैं। उसमें हमारी इंडिया टीम बनेगी। जो बच्चों ने आज गोल्ड लिया है उनको निकाल के उसमें से और हम उनका एग्ज़ाम एक और होगा, उसके बाद उसमें से हम बच्चे सेलेक्ट करके उन्हें एशिया टीम के लिए, एशिया कप के लिए लेके जाएंगे इंडिया टीम बना के। तो उसको मार्च में उसका आयोजन रखा गया है फर्स्ट वीक में मलेशिया में। 13वां नेशनल गेम गतका का भिलाई में भव्य रूप से यहाँ पर किया गया है। मैं इंद्रजीत सिंह छोटू जी, एसटीसी कंपनी, समस्त गुरुद्वारे के सभी प्रबंधक को इस भव्य रूप से 3 दिवसीय आयोजन के लिए बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। यह हमारी प्राचीन संस्कृति है। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने आत्मरक्षा के लिए और आत्म सुरक्षा के लिए और समाज की सुरक्षा के लिए इस गतके को प्रयोग किया था। आज उसे हम खेल के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी संस्कृति के अनुरूप इसको खेलो इंडिया में और हमारे एशियन गेम्स में भी इसको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिल रहा है। तो उसके लिए मैं मोदी जी को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरीके के जो खेल हैं उनको भी बढ़ावा मिल रहा है। गतका जो है शौर्य का खेल है और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय खेल में शामिल किया। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और राष्ट्रीय खेल में शामिल होने के बाद आज पहली बार भिलाई में ये राष्ट्रीय लेवल का एक कार्यक्रम हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के जो गुरुद्वारा कमेटी के सभी गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूँ और हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंद्रजीत छोटू उनकी पूरी टीम में बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, देश भर के सारे खिलाड़ी यहाँ पे आए, 3 दिन से यहाँ रुके, रहने, आवास, भोजन सब प्रकार की व्यवस्था बहुत शानदार की है। और आज बच्चे बहुत मुस्कुराते हुए छत्तीसगढ़ में मेजबानी में बहुत खुश दिख रहे हैं। इसके लिए मैं आयोजन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।